नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। आज करीब 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा में सौगात देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, रेलवे प्रोजेक्ट BSNL के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे से जुड़ी ये खास बातें आपको बता रहे हैं, जहां करोड़ों की सौगात देते नजर आएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। तो 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को सौगात देंगे, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी के साथ रेलवे प्रोजेक्ट BSNL की 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को सौगात देंगे। और इसी के साथ रेलवे प्रोजेक्ट BSNL के 4G स्टैक का भी अनावरण करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा दौरा है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे ओडिशा को। रेलवे प्रोजेक्ट BSNL के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। उड़ीसा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनी थी, तब से प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। और प्रधानमंत्री छठी बार, यानी कह सकते हैं कि 24 में सरकार बनने के बाद 25 तक प्रधानमंत्री के 6वां दौरा उड़ीसा है। और लगातार प्रधानमंत्री उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं, एक के बाद एक उड़ीसा को सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर उड़ीसा के 6वीं बार दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उड़ीसा में कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उड़ीसा वासियों को करीब 1700 करोड़ की योजनाओं के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि 4G जो BSNL का स्टैम है, उसका उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा करीब 1700 करोड़ की जो रेलवे की प्रोजेक्ट की योजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा ये 6वीं बार सरकार बनने के बाद दौरा हो रहा है। और लगातार एक के बाद एक उड़ीसा वासियों को जो सौगात मिल रही, उसमें एक और कड़ी जुड़ जाएगी। तन्वी। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को सौगात देते नजर आएंगे। रेलवे प्रोजेक्ट BSNL के 4G स्टैक का अनावरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बिहार के 2 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल होंगे गृह मंत्री। अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आज के दिन
पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करते नजर आएंगे। बिहार के 2 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है और आज भी एक बीजेपी की मीटिंग में वो शामिल होने वाले। मीटिंग कितने बजे होगी, पूरी जानकारी क्या है उनके दौरे से जुड़ी आपके पास? बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अब तक ना हुई, लेकिन बिहार में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी महासमर पूरी तरह से सजकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिवसीय दौरा बिहार में चल रहा है। कल बिहार पहुंचे थे, पटना में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक की थी। आज बिहार के 2 जिलों को दौरा करेंगे और यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सप्ताह में दूसरा कहा जा सकता है। आज 2 जिलों में दौरा किया था, पिछले 20 दौरे में जब आए थे तो भी 2 जिलों को दौरा किया था। आज केंद्रीय गृह मंत्री समस्तीपुर और अररिया जाएंगे। समस्तीपुर के सराय रंजनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा दूसरे जिले के दौरे के तौर पर अररिया के फॉरेस्टगंज में भारतीय जनता पार्टी के जिले के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह से जो पिछली बार केंद्रीय गृह मंत्री लास्ट सप्ताह गए थे तो उस बार भी रोहतास और बेगूसराय 2 जिलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद बैठक की गई। तो इस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरों को 2 तरह से देखा जा सकता है कि एक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति तैयार करना। दूसरा है कि कैंडिडेट कौन होने चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट होने चाहिए। जो पुराने जीते हुए हैं उनमें किसका कमजोर पक्ष नजर आता है, नए किसको लिया जाना, किसको लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। इसके साथ ही साथ वो दूसरा दौरा साथ में जोड़कर चलते हैं कि सीधे जिले के कार्यकर्ताओं को, जिले के पदाधिकारियों के साथ संवाद करना था कि जिले के अंदर क्या माहौल है, चुनावी मुद्दा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जिले के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ सीधी संवाद बैठक करते हैं और संवाद बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सवाल पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, उससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सीधे संवाद करके बिहार विधानसभा को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे अमित शाह। 2 जिलों का दौरा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रायपुर से है, जहां जिले के सिलतरा स्थित फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करें। वहीं प्रशासन ने हादसे की जानकारी शुरू कर दी है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और इस बात का दुख है कि वहाँ पर एक हादसे में मजदूरों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं और संज्ञान में भी आई है। इसकी जानकारी और ले रहे हैं।
और अब खबर काशीपुर से है, जहां दिल्ली में आयोजित होने जा रहा अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन अब अंतिम चरण की तैयारियों में है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई बसें रवाना की गईं। इन बसों को नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले काशीपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने की। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर भारत के विकास और एकता का संदेश देगा। उनका कहना था कि मुसलमान देश के सच्चे नागरिक हैं और वे भारत को आतंकवाद, दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर नूरी ने यह भी कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के संकल्प को दोहराना है। राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में कल हो रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और मुस्लिम महासम्मेलन की आज जो काशीपुर से बसें जा रही हैं उसको झंडी दिखाकर हमारे मेयर काशीपुर के दीपक बाली जी ने बस को रवाना किया है और बड़ी तादाद में काशीपुर से भी मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां एक ओर बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के पक्ष में उसका दर्जा प्राप्त मंत्री सामने आए हैं। हल्द्वानी में मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू और जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर सरकार का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि UKSSC का पेपर लीक हुआ ही नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने इसे लीक करने की साजिश रची थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। जब हम एग्जाम कंडक्ट कराने को तैयार हैं, जब हम एग्जाम करा रहे हैं, जब हम रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार का इस प्रदेश के अंदर आखिर माहौल क्यों उनका भविष्य है। उनके आज भी क्योंकि देहरादून के अंदर, चाहे वो हमारे कुमाऊं के अंदर भी, उन युवाओं के लिए मेरी एक अपील भी है। एक मेरा करते हैं उनके अच्छे रोजगार और उनका एक देखिए, अभी जैसी घटना, जैसी ये सब चीज़ें निकल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें SIT गठित की और SIT गठित करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा जी के उसमें कमेटी में एक टीम गठित कर रही थी और पूरे प्रदेश में उसकी जांच भी होगी। और जो उसके मुख्य आरोपी थे उसमें सरकार ने जेल में डालने का भी काम किया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको सीक्वल उसका कल उसको जारी भी किया गया। और जो अन्य उसके आरोपी हैं, चाहे वो दरोगा हो, हरिद्वार में जो एग्जाम सेंटर में जो दरोगा वहाँ थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ थे, अन्य लोग थे, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया। और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सख्ताई के साथ इसमें काम कर रही है। नकल विरोधी कानून जब से हमने लागू किया इस प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है। जिसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण के भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया। पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग अल्लाह गुल्ला करते थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे, JNU में पकड़े गए देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। और डेमोग्राफिक यहाँ की खराब हो रही है। लगातार धामी जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल अध्यादेश का काम हो, UCC का काम हो, महिलाओं के लिए सखी योजना का काम हो, मतलब इतनी योजनाएं कर दी, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, तो ये सब कामों को जब धामी जी ने किया और लोगों को लग रहा है कि देश के अंदर एक युवा मुख्यमंत्री में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया तो लोग पूछ रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी यही है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी धरती पर स्थित मां कुंजापुरी मंदिर, जो ऋषिकेश से लगभग 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ से दिखाई देने वाली हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं भक्तों को अलौकिक अनुभव प्रदान करती हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को घुमावदार पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वे मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, चारों ओर फैली प्राकृतिक छटा और हिमालय का दिव्य दृश्य सारी थकान मिटा देता है।
भक्तजन यहाँ मां कुंजापुरी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ध्यान साधना में लीन होकर आध्यात्मिक शांति अनुभव करते हैं। सुबह सवेरे सूर्योदय के समय कुंजापुरी मंदिर से बर्फीली चोटियों पर पड़ती सूर्य की सुनहरी किरणें एक ऐसा दृश्य रचती हैं जो जीवन भर मन में बसा रहता है। और हम यहाँ देवी जी के दर्शन करने आए हैं और जो ये आप यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ी, ये बहुत दिखाई देता है इस तरह का दृश्य। हम उन्होंने दिखाया नवंबर दिसंबर आपका बेस्ट है सनराइज़ के लिए और हिमालय के लिए, बहुत क्लियरली दिखता है। और इसका पहाड़ी का नाम है शिवाली रेंज में पड़ता है। और चौखंबा, बंदरपूछ, नैना बिक्स ये सब है, उससे चाइना बॉर्डर भी बोलते हैं इसको। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के धराली आपदा को 2 महीने होने को हैं, लेकिन पीड़ित आज भी राहत और पुनर्वास की राह देख रहे हैं। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मंत्री व चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने धराली क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। नेताओं ने पीड़ितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने मांग रखी कि धराली को पुनः बसाया जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और व्यापारियों के लिए नया बाजार व ढाबों, होटलों का पुनर्निर्माण कराया जाए। पीड़ितों का कहना है कि आपदा के इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से ठोस राहत नहीं मिली है। यशपाल आर्य ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द पुनर्वास और मुआवजा का काम शुरू नहीं किया तो कांग्रेस सरकार को विधानसभा में कटघरे में खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा ने धराली के कृषक, होटल व्यवसायी और छोटे व्यापारियों की आजीविका छीन ली है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें दोबारा बसाकर उनके जीवन को पटरी पर लाएं। पाँच लाख की धनराशि में पर्याप्त नहीं है, उसको कम से कम 10 लाख होना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि धराली का जो हालात है, अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में भी वहाँ पर नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। और अब खबर डोईवाला से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने डोईवाला का दौरा किया और शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ चुनाव में उतरे पैनल से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में आर्यन मान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र राजनीति केवल कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि एक राष्ट्र की दिशा तय करती है। सबसे पहले तो सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम। आज हमारे बीच आर्यन मान भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी अध्यक्ष बने हैं, वो आए। उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ हमें बताया कि किस तरह से जीता जाता है, किस तरह से उन्होंने टिप्स दी हमें, किस तरह से कन्वेंसिंग करो, किस तरह से आप अपने कैंडिडेट को किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सब बहुत अच्छे से बताया और बहुत खुशी मिली उनसे मिलकर हमें। और वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, इसके लिए हर्ष और उल्लास का विषय है ये काफी। और हम विश्वविद्यालय में हम चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बने। 16,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से उन्होंने अपना जीता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, इतने मार्जिन से जीतना।
और हम एक दिन अपने विद्यालय में भी इतना विकास करेंगे कि एबीवीपी के नाम को आगे पहुंचा देंगे। अध्यक्ष हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का और मैं 16,000 प्लस वोटों के मार्जिन से विजयी रहा। छात्रों ने बहुत प्यार दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल में 365 दिन छात्र हितों के लिए काम करती है। हमने 16 दिन का प्रोटेस्ट भी करा कुछ मांगों को लेकर, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल भी करी और स्टूडेंट्स ने विश्वास दिखाया और मेरा 5 साल का संघर्ष रंग लेके आया और स्टूडेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि मैं 16,000 प्लस मार्जिन से विजयी रहा। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हल्द्वानी में मंडी परिषद के नवनिर्मित डीजीएम कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण कार्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है, जो किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की आय को उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। रुद्रपुर और देहरादून में जैविक मंडी स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। इस मौके पर आप लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया। ये मंडी समिति का कार्यालय बनाया, मंडी परिषद का डीजीएम कार्यालय, और यहाँ पहले बड़ा जंगल था। इस इलाके पर कब्जा था लोगों का, मैंने खाली कराया। 5,000 रुपए में कबाड़ी ने कब्जा कर रखा था पूरी जमीन पर। और यहाँ मैंने प्रयास किया कि मंडी परिषद की आय बढ़े, और ये प्रयास मैं यहीं नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी आय से किसानों का काम होता है। लगभग 750 हमने सड़कें अब तक बनाई है पूरे प्रदेश में। और यहाँ रुद्रपुर, देहरादून में हम बड़े बड़े जैविक मंडियां बनाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आह्वान है कि जैविक कार्य को बढ़ाया जाए, और इसके तहत यहाँ कार्यालय बन रहा है। आपने देखा होगा बाहर दुकानें बन रही हैं, इधर दुकानें बन रही हैं, और ये हल्द्वानी का एक ऐसा इलाका बनेगा, हब बनेगा कि यहाँ लोग आप देखिए साल भर बाद जब बन के खड़ा होगा तो लोग अधिकांश आबादी यहाँ खरीद फरोख्त करने आएंगे। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कानपुर से शुरू हुआ आई लव यू मोहम्मद जुलूस अब उत्तराखंड के हरिद्वार तक पहुंच गया है, और इसके साथ ही सियासी व धार्मिक घमासान भी तेज हो गया है। हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने जुलूस के दौरान कड़ा और विवादित बयान दिया है, जिससे माहौल में तनाव की स्थिति बन गई है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि इस तरह के जुलूसों के जरिए हिंदुओं को ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो सावन से पहले ही कांवड़ यात्रा निकालकर हम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, साध्वी ने मोहम्मद के मायने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिनके लिए भाईजान, चाचा जान और अब्बू जान ही सब कुछ हैं, वे असली मोहब्बत का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।